नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाई। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य मत। मणिपुर में भारत माता की हत्या हो रही। क्या नूह में भारत माता की हत्या हो रही है? ये बात राहुल गांधी ने सदन में उठाई, लोकसभा में उठाई। और आपको पता है कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर इन दिनों चर्चा चल रही है। सभी नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अमित शाह जी ने भी लगभग 2 घंटे का जवाब दिया है, अपनी बात रखी है और कहा है कि वो किस तरीके से मणिपुर में समय रहते उन्होंने वहाँ सब कुछ कर दिया था। कैसे प्रधानमंत्री जी ने 3:30 बजे 6:30 सुबह में उनको अर्ली मॉर्निंग में जगाया। प्रधानमंत्री कभी चैन से नहीं बैठे, उन्होंने मणिपुर के लिए काम किया। वो सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन मणिपुर में हालात इतने बिगड़ते क्यों चले गए? मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? प्रधानमंत्री जी ने अब तक कुछ कहा क्यों नहीं, वो 36 सेकंड वाला एपिसोड छोड़ करके? प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट तक क्यों नहीं किया? संवेदना तक क्यों प्रकट नहीं किए? और डेमोक्रेसी क्या मणिपुर में रह गई है? और जब मणिपुर में डेमोक्रेसी ना रहे तो क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए? ये सारी चीजें, ये सारे सवाल बनते हैं। कोई दिक्कत आ गई थी, तकनीकी दिक्कत। इस बीच चलिए हम अपने पैनलिस्ट से रूबरू कराते हैं आपको। आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यदेव चौधरी जी, संस्थापक सत्य बहुमत पार्टी। नियमित रूप से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव रंजन सिंह, युवा पत्रकार हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। हमारे साथ जयेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ओम नाथ जी जुड़े हुए हैं, दिल्ली एनसीआर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ओम नाथ जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी देर में विकास जी भी जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि देश में बात हो रही कि डेमोक्रेसी को लेकर चिंता हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है। सभी विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सरकार जवाब दे रही है। सबसे पहले जयेश जी आपके पास आना चाहता हूँ। क्या लग रहा है सदन में जो चर्चा हो रही है उसमें लोकतंत्र को लेकर के चिंता आपको नजर आ रही है? हाँ, आप जिस म्यूट हटा तरीके लेंगे अपना। जी जी तरीके बयान सामने आया राहुल जी का, तो निश्चित ही वो किसी चीज को मंथन करके बोलने की जगह दिल से सीधे बोल देते हैं और कई चीजें ऐसी हो जाती जो बिल्कुल उनका विरोध होना स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद अपना एक डेलीगेट भी मणिपुर भेजा इस घटना के बाद। तो ये निश्चित था कि वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जागरूक है। लेकिन जिस तरीके के शब्दों का वो उपयोग कर रहे हैं कि भारत माता मर गई है, वो बड़े, मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है। संविधान के उस जगह पे जो उसको संसद जितने सांसद है उसको मंदिर मानते हैं। तो भाषा के साथ साथ शब्दों पे भी राहुल गांधी को कुछ न कुछ मंथन करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो शब्दों को लेकर चर्चाओं में रहते और हंसी का पात्र भी बनते। और रही अविश्वास, आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि प्रस्ताव के बीच में उनको आरोप भी लग गए, वो कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे कि वहां के महिला प्रतिनिधियों ने तो उसकी शिकायत भी कर दी। तो कुल मिलाकर ये है कि वो जो बोलना चाहते, मुझे लगता है कि वो भावनाओं में वो चीजें बोल नहीं पाते और ऐसी चीजें बोल देते कि जिसकी आवश्यकता नहीं है। जी प्रेम जी। जी जी जी। मैं एक बार, जी शुक्रिया जयेश जी, आपने अपनी बात रखी। देखिए, सदन में जो चर्चा हो रही है, तो राहुल गांधी के वक्तव्य पर तो तमाम तरह की टिप्पणियां आ सकती हैं, लेकिन जिस कारण से अविश्वास प्रस्ताव, जिस कारण से लोग वहां बोल रहे हैं, उस कारण पर हम बने रहें या देश बना रहे, देश की नजर बनी रहे, या खुद जो सत्ताधारी दल हैं या विपक्ष हैं वो लोग भी उस कारण पर बने रहे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कारण है या तो सरकार के प्रति अविश्वास है जो विपक्ष बोल रहा है, और सरकार को साबित करना है कि यह अविश्वास गलत है। यही तो सदन में चर्चा का मतलब है। तो राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दिया,
वो भी दूर का विजुअल सामने आया है। हाँ, उस विजुअल के बहुत मतलब लगाए जा सकते हैं। भाई सदन कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि कोई आदमी वहां छेड़खानी करे, कि किसी को देख के फ्लाइंग किस दे रहा हो। ये कैसी कैसी बातें हो रही सदन में। ये कम गंभीर चर्चा है, या चर्चा को गंभीरता से नहीं लेने की ये कोशिश के रूप में भी तो देखा जा सकता है इसको। भाई राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया, हम इसको कैसे मान लें? तब जबकि राहुल गांधी जब बोल रहे हैं, 37 मिनट का भाषण हुआ जयेश जी, 37 मिनट में 14 मिनट तो राहुल गांधी को दिखाया ही नहीं गया। 14 मिनट से 30 सेकेंड, 14.5 मिनट तक राहुल गांधी को दिखाया ही नहीं गया। भाई स्मृति ईरानी ने भी तो भाषण दिया, कितनी बार कैमरा हटा स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी को लगातार दिखाते रहे, अमित शाह को लगातार दिखाते रहे। राहुल गांधी जब भाषण दे रहे तो कैमरा दूसरी तरफ घूम जाता है। यहाँ तक कि वो फ्लाइंग किस भी नहीं कवर हो पाया ढंग से। दूर का शॉट से दिख रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फ्लाइंग किस है। तो हम ये भी देखें कि राहुल गांधी को इस तरीके से जब हम बोल रहे हैं तो क्या वाकई सचमुच ऐसा ही है कि कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है? मैं सीधे सत्यदेव चौधरी साहब के पास आना चाहता हूँ। चौधरी साहब, आपके पास बहुत अनुभव है, संसदीय लोकतंत्र को आपने बहुत देखा है, करीब से देखा है, और मणिपुर की घटनाओं पर भी आपने कई बार आपसे चर्चा भी हुई है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अवसर माना जाता है अविश्वास प्रस्ताव, उस पर चर्चा, और उस चर्चा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? जी, धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, जो आज संसद में घटनाएं हुई, राहुल गांधी जी का भाषण हुआ और भी सत्ताधारी नेताओं के भी भाषण हुए, तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि चलो, एक राहुल गांधी जी का, ये सबको मालूम है कि भैया शब्दों के चयन कैसे करते हैं, लेकिन उनकी कोई भावना या उनका कोई दिमाग तो ऐसा काम नहीं कर रहा है ना कि किसी को छेड़छाड़ करनी है या किसी का अपमान करना है या किसी को ऐसा छेड़ना है, ऐसा तो नहीं है। और भारत माता का चौधरी साहब, हत्या हुई। चौधरी साहब, मामला तो ऐसा बना है कि 22 महिला सांसद बीजेपी के वो स्पीकर से शिकायत लेके गई। अब 2200 महिलाओं को क्या एक साथ राहुल गांधी ने छेड़ दिया सदन में, लोकसभा में? जी 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 जी। तो राहुल गांधी इतने पहलवान हैं कि वो एक साथ 22 नहीं, शायद पता नहीं और भी कई महिलाओं को जिन्होंने देखा या नहीं देखा, उनको भी ऐसे वो फ्लाइंग किस कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं। तो सबने एक साथ उनको ऐसे करते हुए देखा। और जबकि मैंने सुना है कि शायद संसद के अंदर हेमा मालिनी भी वहीं थी, उन्होंने कहा जी कि मैंने तो नहीं देखा। तो उन्होंने तो देखा, जिसको देखना चाहिए था उसने तो देखा नहीं, जिसको नहीं देखना चाहिए था उनको दिखाई दे रहा है। तो खैर, ये तो एक जो भी मामला है वो पता नहीं किस तरीके से उनको क्या हुआ, मुझे तो नहीं पता कि कैसे उनके वो जो फोटोग्राफर ने दिखाया उसको कैसे नहीं दिखाया, तो मेरे तो समझ में नहीं आई वो बात। लेकिन जहां तक बात रही भारत माता के हत्या की और अपमान कर, तो ये बात तो निश्चित है कि भारत माता का, देखिए मणिपुर के अंदर जो पिछले 3.5 महीने से जो भी वारदात हो रही है, उससे भारत माता का अपमान तो हुआ ही है ना। ये तो अपमान हो गए, हत्या हुई या नहीं हुई, एक भारत माता का। क्लियर कट लगता है चौधरी साहब, अगर मणिपुर में मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया जाता तो हरियाणा में घटना नहीं घटती। हरियाणा में अगर इस्तीफा ले लिया जाता तो आने वाले समय में दूसरे स्टेट में घटना नहीं घटेगी। ये मतलब होता है इस्तीफा लेने का। ये मतलब होता है सेंट्रल पुलिस या राहुल गांधी ने सेना क्यों नहीं वहां पर बुलाई गई, इसका भी सवाल उठाया है। तो बस मैं आपको दर्शकों के लिए ध्यान लेना चाह रहा था, क्षमा के साथ मैंने आपको डिस्टर्ब किया। जो नेता अपने राज्य का नियंत्रण नहीं कर सकता, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकता, फिर उसको मुख्यमंत्री किस बात के लिए बनाया हुआ है? उसको तो मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया ना कि भाई कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो रहना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं रह रहा है, फिर भी वो मुख्यमंत्री भी रहेगा, और सारी दुनिया, सारा भारत, सारा इसका उत्तर चौधरी साहब, इसका उत्तर अमित शाह जी ने दिया है। आप जो सवाल उठा रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे थे, और चूंकि जो मुख्यमंत्री जब कोऑपरेट करता है तो उसको बर्खास्त कैसे करें, ये उन्होंने कहा। ये भी एक अद्भुत तर्क देश ने देखा कि मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहा है,
जब कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, आप वहां नेशनल एडवाइजर वहां नियुक्त कर रहे हैं, 355 इन्वोक कर रहे हैं, और उसके बाद में भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहा है, इसलिए हम उसको बने हुए रहने देना चाहिए। ये पर्सनल दोस्ती तो है नहीं जी। तो 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं ऐसी औरतों को छेड़छाड़ करने की और दुर्व्यवहार करने की, ये भी मुख्यमंत्री ही बोल रहे हैं। तो वो क्या छेड़छाड़ करने में कोऑपरेट कर रहे हैं क्या? इसका मतलब तो फिर ये भी हुआ ना। बात ये है जी कि इनको, बीजेपी वालों को तर्क में बात नहीं करनी, कोई भी हमेशा कुतर्क में बात करनी है। जब भी कोई मुद्दे की ऐसी बात हो कि उस मुद्दे को भटकाओ, किसी दूसरी तरीके की बातें लेके आओ। अब चाहे सिद्ध होगा या नहीं होगा, खाली सारे बस ये छेड़ दिया तुक्का कि भाई राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया, बस ये छेड़ दिया तो सारे दिन भर से बस और सब बातों को तो भूल गए। मणिपुर को भी भूल जाओ, भारत माता को भी भूल जाओ, और खाली इसी बात में लगे रहो। अरे किसी तरीके से मणिपुर भारत का टुकड़ा है कि नहीं है, भारत का हिस्सा है कि नहीं है, ये बताइए। और जब राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं जी कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा चीन हमारे धरती को हड़प चुका है, वो क्या है, उसमें गंभीरता है कि नहीं है? अब खाली एक फ्लाइंग किसको लेके पकड़ के बैठ गए आप, और भारत माता की हत्या हो गई। भारत माता की हत्या तो हुई है ना, जब आपने भारत माता का, जब मणिपुर के अंदर आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं ला सकते, देश के एक टुकड़े के अंदर, एक राज्य के अंदर ऐसा बांट दिया उन्होंने, इतने लोग 70,000 से ज्यादा लोग स्थापित हो गए, सारे थाने लूट लिए गए या लुटवा दिए गए, और आपस के अंदर दोनों समुदायों के अंदर इतना झगड़ा और इतना वैमनस्य है जो कि पता नहीं सुलझेगा तो कैसे सुलझेगा वो। आज इन बीजेपी वालों में तो ताकत है नहीं उसको सुलझाने की, ये तो चाहते ही है कि लड़ाई होती रहे, और किसी ना किसी तरह से आने वाले चुनाव के अंदर ये मुद्दे बने ही रहे। जी मैं फिर आऊंगा चौधरी साहब, एक राउंड सबकी प्रतिक्रिया ले लेते। हाँ बोलिए। खाली बीजेपी वालों के पास में आज एक सांसदों की संख्या है, इसी दम के ऊपर तो वो कहते हैं ना जी कि हमारे ऊपर अविश्वास नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जनता से अगर आप पूछेंगे, लोगों से यदि आप पूछेंगे, तो समझ में आएगा कि जनता से इसका विश्वास है कि नहीं है। वो तो जब 2014 में 2019 के अंदर भी सरकार बनी थी, तब भी इनके ऊपर अविश्वास था। जनता का तो अविश्वास जब शुरू से ही है, लेकिन इन्होंने एक राजनीतिक व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि जिसकी वजह से तोड़ मरोड़ करके किसी तरीके से भी अपने आप को कहो जी हम तो विश्वास के अंदर है जी। है। तो यहीं से महत्वपूर्ण बात निकलती है चौधरी साहब, वो ये कि जब से सरकार बनी है, भले नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सत्ता ग्रहण की, 9 साल हो गए, लेकिन तब से ही ये नहीं कह सकते कि सरकार के प्रति विश्वास है, तो बल्कि ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार के प्रति अविश्वास है, क्योंकि सरकार गठन करने का तरीका ही सांसदों के बहुमत वाला है, जनता के बहुमत वाला तो है नहीं। ये चौधरी साहब कह रहे हैं। मैं आना चाहता हूं राजीव रंजन जी आपके पास, जो डेमोक्रेसी को लेकर के इतने बड़े सवाल के परिप्रेक्ष्य में जो आज संसद में घटनाएं घट रही हैं, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल, बोलिए। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि यह इतना गंभीर मसला था, कांग्रेस पार्टी ने इतने मशक्कत के साथ, इतने रणनीति बनाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लेके वो आई थी कि सरकार को घेरेंगे। और ऐसा देखिए कि इसको आप लक कहिए या फिर आप उसको एक चांस कहिए या कोइंसिडेंस कहिए कि राहुल गांधी को जो है वो कोर्ट से राहत मिली और राहुल गांधी की सदन में जो है सदस्यता भी वापस हो गई। तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो ग्रैंड एंट्री की तैयारी करी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी की पॉलिटिक्स वही है कि 10 कदम आगे चल के 12 कदम पीछे चलने वाली। और उन्होंने जो आज भाषण दिया, उससे तो पूरे अविश्वास प्रस्ताव जितनी गंभीर विषय की दिशा में बढ़ना चाहिए था, वो सबको उन्होंने
मटिया मेट कर दिया। अब बताइए कि भारत माता की हत्या, यदि किसी प्रदेश में यदि दंगा हुआ तो भारत माता की हत्या हो गई, तो हमको लगता है कि अभी तक भारत माता की हत्या दर्जनों बार से अधिक हो चुकी है। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनके वो प्रधानमंत्री पद के अघोषित उम्मीदवार हैं, और वो इस तरह का बयान देंगे तो फिर ये बीजेपी के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये सोने पे सुहागा होगा। वो उनके बीजेपी के लिए तो इससे बड़ा और अवसर क्या हो सकता है। वो तो अभी के बाद सारी चीजों को डाइल्यूट करेगी और यही भाषण को लेके आगे बढ़ेगी, जो कि वो आगे बढ़ भी चली है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गंभीर मसला था, जिसको राहुल गांधी ने अपने भाषण से बहुत ही कमजोर कर दिया, बहुत ही डाइल्यूट कर दिया। और हमें जो लगता है कि बीजेपी इतनी ठोस रणनीति के साथ किसी भी छोटे से छोटे मसला को लेके आगे बढ़ती है, अब ये पूरा जो अविश्वास प्रस्ताव का जो पूरा एपिसोड है वो बहुत ही डाइल्यूटेड हो जाएगा, बहुत ही मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका आप कोई मतलब नहीं। आप राजीव जी अक्सर हम थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाते हैं चीज़ों को एसेस करने में, क्योंकि आज मीडिया का जो धड़ा है वो जब चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा होता है तो उसमें एक बात इतनी हाईलाइट हो जाती है कि बाकी बातें छिप जाती हैं। अब मैं कुछ छिपी हुई बातें आपके सामने रखता हूं और आऊँगा ओमनाथ जी के पास, आप बस सुनिएगा राजीव जी। वो ये कि जब चर्चा चल रही है तो इंडिया के नाम से जो अपोजिशन है उनकी भी अपनी एक रणनीति है और केंद्र सरकार की भी अपनी रणनीति है। केंद्र सरकार के पास सबसे ज्यादा वक्त है, जो चर्चा होनी है उनके, वो 2 घंटा अमित शाह बोल सकते हैं, 2 घंटा राहुल गांधी नहीं बोल सकते। एक बात। दूसरी बात है कि इंडिया में कौन पार्टी का वक्ता क्या बोलेगा, यह भी एक रणनीति है। अब राहुल गांधी 37 मिनट में पूरे देश की सारी समस्याओं को नहीं बोलेंगे, तो राहुल गांधी क्या बोलेंगे? तो जहां पर राहुल गांधी मणिपुर गए थे तो वो मणिपुर पर फोकस रहे, ये रणनीति है। लोग इसको कमजोरी के रूप में दिखा रहे कि राहुल गांधी ने बाकी मुद्दों को छोड़ दिया। ललन सिंह बोल रहे थे, आप सुन लीजिए, ललन सिंह बोल रहे थे, बेरोजगारी पर बोल रहे थे, वो सेना वाली भर्ती पर बोल रहे थे, तमाम मुद्दे। दूसरे जो इंडिया के प्रवक्ता हैं जो वहां स्पीकर रहे, वो दूसरी बातें बोल रहे थे। इंडिया एज ए होल अविश्वास सरकार के सामने रख रहा है, लेकिन मीडिया शाम से ये समझाने में लगा हुआ है कि 2 घंटे में अमित शाह ने इतने सारी बातों का जवाब दिया। अमित शाह ने क्या क्या जवाब दिया है उसकी भी विवेचना हो सकती है, लेकिन हम ओम जी के पास जाते हैं बस थोड़ी सी 2 बात कहते हुए। अमित शाह जी ने जो कहा, फैक्चुअली कहा कि हमने फैक्चुअली जो गलत बातें कहा कि हमने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो 3रे नंबर की थी उसको 5वें नंबर, जो 11वें नंबर पर थी उसको 3रे नंबर पर ला दिया। ये फैक्चुअली गलत है, क्योंकि ये 2011 में भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर आ चुकी थी, फिर बाद में वो ऊपर नीचे होता रहा। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई 3रे नंबर पर अर्थव्यवस्था आई हो या 5वें नंबर पर आई हो, 3रे नंबर पर पहले 2011 में आ चुकी थी। फिर अमित शाह जी ने और भी बातें कही कि पीवी नरसिम्हा राव को क्या बोलते हैं, दोषी करार दिया गया। अरे पीवी नरसिम्हा राव को जेएमएम रिश्वत कांड में बरी किया गया, इतना सफेद झूठ बोला जा रहा है सदन में, लेकिन मीडिया ने कहीं सुना कि आपने कि मीडिया ने कोई सवाल उठाया हो? क्या लोकसभा में गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में? मैं ओम जी के पास आना चाहता हूँ। इस बीच विकास जी का मैंने स्वागत करना मैं भूल गया। विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप थोड़ा विलंब से जुड़े। ओम जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए प्रेम जी, जिस टॉपिक पे राहुल गांधी बोल रहे थे, राहुल गांधी कुछ जो बोले, हत्या हुई है या नहीं हुई है, ये सब चीजों और फ्लाइंग केस, ये सब चीज सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए और एक सोशल मीडिया को कहिए कि एक मसाला देने के लिए। लेकिन मेन बात है वो जिस मुद्दे पे बोल रहे थे उस मुद्दे पे भावनाओं में बोले, शब्द क्या चुने उस पे बहस हो रही है। लेकिन जो बताना चाह रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं, सब कुछ का जवाब मिला। लेकिन आप एक बार बोले कि
वो बताना चाह रहे थे कि वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, वो मणिपुर पे टिके रहे, लेकिन उनके बारे में मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है कि फ्लाइंग किस दे दिए। अरे भाई, फ्लाइंग किस का वो खराब है कि अच्छा है? ये हम भारत इतना बड़ा है कि हमारे अगल बगल में कैसी सोसाइटी है, क्या है, लोग प्यार से भी देते हैं फ्लाइंग किस, अपनी माँ तक को देते हैं। तो इसको बुरा भला बताने में लग गई, लेकिन मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब प्रयोग हो रहा है। फिर उसके बाद जब वहां के मुख्यमंत्री के बारे में इस्तीफा नहीं लेने कोऑपरेट कर रहे थे, तो कोऑपरेट करने का मतलब होता है कि कोऑपरेट, अगर आप हमको बोले कि आप इसको कीजिए, हम आपको बोले कि आपको जैसे मन करे वैसे कर लीजिए। तो यहाँ सीधे गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैंने वो प्रधानमंत्री ही उसको टेकल हैंडल कर रहे थे, मुख्यमंत्री तो सिर्फ कोऑपरेट कर रहे थे। तो ये फेलियर किसकी हुई, ये जरा दर्शकों को बताएं, कि ये तो बता नहीं रहे हैं। मुद्दा खाली भटकाने की बात हो रही है, राहुल गांधी क्या बोले नहीं बोले। तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को वो कोऑपरेट कर रहे थे, अगर मुख्यमंत्री वहां के, अगर वहां पे इतने दिन तक दंगा माने हिंसा अभी रुकी नहीं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? डायरेक्ट प्रधानमंत्री हुए, या गृह मंत्री देख रहे थे तो गृह मंत्री देखे, मुख्यमंत्री तो वहां कोऑपरेट कर रहे थे, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे थे वहां पे। इसका जवाब तो दिया नहीं गया। जी जी, मैं आता हूं अब विकास जी के पास में। पहले चरण में हम सबकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, फिर इसके कारणों पर भी जाएंगे। विकास जी, आपने सबकी बात सुनी, जो जिस तरीके से डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चर्चा जिसको अविश्वास प्रस्ताव के रूप में हम देख रहे हैं, 16 वक्ता बोलने वाले हैं, 70 घंटा बहस होने, क्षमा कीजिए घंटा में कुछ गलत बोल गया, लेकिन 16 वक्ता बोलने वाले हैं। तो ये जो 16 वक्ता बोलेंगे, तो जाहिर बात है कि बड़ी डिबेट है, बड़ी चर्चा है, और अविश्वास को का बचाव और अविश्वास रखना, दोनों बातें हो रही हैं। तो इसमें इस चर्चा को आप कहाँ जाते देख रहे हैं? कोई कुछ कंक्लूसिव होगा क्या? जी धन्यवाद प्रेम जी। ये जो संसद में जो गतिरोध बना हुआ था चर्चा के दरमियान, उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि सरकार जो है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, मैं तो उनको पूरी तरीके से 100 में 100 नंबर देना चाहूंगा। क्योंकि उन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वो ये मणिपुर में जिस तरीके का हालात बना हुआ था, उसके ऊपर सरकार की कोई संवेदना नहीं दिख रही थी, और लोगों की जो पुकार थी उसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की उन्होंने। अन्य कोई भी मुद्दा उस सामने नहीं रखा अपने भाषण में। सारा का सारा उन्होंने कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या है, इसमें कोई शक न, अगर उसमें उन्होंने कोई गलत कहा हो उसके लिए आप बताइए, इसमें कोई भी गलत शब्द क्या कहा है। उसको सरकार ने उसका सीधा जवाब ना देते हुए इधर उधर करके डाइल्यूट करने की कोशिश की। वो फ्लाइंग किस कहें या कहें, उससे कितनी घटना सत्य है वो भी मैं कुछ चैनलों में देखा कि शायद वो बातें जांच हुई जिसमें उस बात की सत्यता नहीं है, ऐसा भी मैंने सुना। तो इस बात को मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि सरकार बिल्कुल तरीके असंवेदनशीलता दिखा रही है, और जो संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी ने घेरने की कोशिश की, उसके सामने कोई जवाब देने की, सीधे तौर पे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गृह मंत्री ने अपनी कई योजनाओं, कई अच्छी चीजों को गिनाते रहे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे वहां के मुख्यमंत्री को का भी बचाव किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनका त्यागपत्र लिया जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है? क्या वहां पे माताओं बहनों की हत्या नहीं हुई? जो एक राहुल गांधी ने दृष्टांत बताया कि एक माँ के सामने बेटे को गोली मार के हत्या करी गई, वो चलो मैं मानता हूँ कि झूठा हो, लेकिन ये बात तो जरूर है कि वहां पे लोगों की हत्या हो रही है। ये किसी के सामने, ये सबको सामने घटित है, उसके ऊपर सरकार ने कुछ नहीं कहा। विकास जी, वो बातें झूठी इसलिए नहीं होगी क्योंकि उस माँ के साथ राहुल गांधी की तस्वीर भी है। कहने के लिए तो पूरे परिवार के साथ तस्वीर है। जी जी, आवाज भी आ रही थी ना पीछे से कि ये झूठी बात है, तो राहुल गांधी ने कहा कि आप झूठे हो सकते हैं, मैं झूठा नहीं हूँ। इस बात से मैं कह रहा हूँ कि चलो मान लिया झूठा है, लेकिन बाकी अन्य घटनाएं जो जिसकी तस्वीरें आई, जो महिलाएं नग्न हुई, उनके साथ बलात्कार हुआ, ये सारी बातें तो झूठी नहीं, ये सारी बातें झूठी नहीं हो सकती हैं। और ये जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा है, ये सारी बात, सब बातों को तो झूठला नहीं सकते आप। तो क्या सरकार वाकई इतना गिर गई है, इतनी उनकी नैतिकता, इतना नैतिक स्तर से गिरे हुए हैं, इतनी असंवेदनशील हो गई है कि उस बात का सीधे सीधे तौर पे सामना नहीं कर पा रहे? मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री भी शायद आज उस दिन नहीं थे उस दरमियान। तो गृह मंत्री जो कह रहे हैं
सारी अपनी अच्छी अच्छी बातों को करें, इस बात के ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? इन्होंने जो कुछ आरोप लगाया हो, वो राहुल गांधी के माँ के पे कहा गया था ना कि वो माता जी सेट करने में लगी हुई है और दामाद को कुछ ऐसे था भेंट करने में लगी हुई है। चलो वो भी कर रही होंगी, लेकिन जो आरोप लगाया उस बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? क्या वो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? लोकतंत्र की अस्मिता खतरे में नहीं है? तो इस बात को लेकर के मैं भी काफी दुखी हूं कि सरकार वाकई कितने निचले स्तर पे जा चुकी है। उनका क्या बातचीत का स्तर है कि वो बातों को डाइल्यूट करने के लिए फ्लाइंग किस जैसे वो भी न्यूज, जो भी प्रमुख न्यूज चैनल है वो भी सारी यही बातें दिखा रहे हैं। इस बात से मैं काफी आज दुखी था कि जो बातें पूरे देश में मणिपुर की चल रही है, किसी ने कुछ उस पर सुनवाई नहीं की। ये सारा का सारा ये जो नेक्सस है, ये सारे के सारे वही लोग हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं। जी जी, विकास जी आपने बहुत अच्छे से बात रखी है। मैं आना तो अभी चाहता था सत्यदेव चौधरी साहब के पास, लेकिन उससे पहले मैं जयेश जी के पास आना चाहता हूँ, क्षमा के साथ चौधरी साहब, क्योंकि आपके पास आप ही के सवाल से जुड़ी हुई बात लेकर जा रहा हूँ जयेश जी के पास, फिर आपके पास आऊंगा। देखिए जयेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात चौधरी साहब कह रहे थे कि ये जो इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, इसमें सरकार एकदम उसको चिंता ही नहीं कि हमारी सरकार गिर रही है। और ऐसे भी देश में जितनी अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, 28वां है, 3 पर कुछ असर हुआ है, बाकी सब तो निष्फल रही। तो चूंकि लोकतंत्र गणित का खेल होता है, सरकार को पता है कि हम गणित हमारे पक्ष में है, तो जवाब दो या मत दो। कोई भी सरकार का व्यक्ति उस बेसिक सवाल पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। स्मृति ईरानी बोलती है कि शौचालय के कारण, खुले में शौच के कारण बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही थी और हमने आया तो उसको ठीक कर दिया। अब ये कोई विश्वसनीय लगता है क्या जय जी? हमारे देश में शौचालय बहुत सालों से, सदियों से नहीं रहा, तो क्या बलात्कार हुआ करते थे? और आज जो बढ़ गया क्या शौचालय बन जाने के बाद बलात्कार कम हो गए? ये कैसी दलीलें दी जा रही है? जी प्रेम जी, जो राजनीति बड़ी खराब चीज है और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि राजनीति में पढ़े लिखे अच्छे लोगों की जरूरत है। तो ये केवल एक राजनीति में सबसे बड़ी बात दिक्कत यह है कि विपक्ष चाहता कि किसी अच्छे व्यक्ति को खड़ा करके इस मुद्दे को उठा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसे नेता को खड़ा किया जो बातचीत में परिपक्व नहीं है। हर जगह उनकी वीडियो उनको इतना बता चुके, इतना कर चुके कि आदमी उनकी बातों को मजाक के अलावा कभी गंभीरता से लेता नहीं है। और यही कारण है कि विपक्ष को मालूम है कि क्या होना आगे, पक्ष को मालूम है कि क्या होना, क्षमा चाह रहा हूं मैं, कि पक्ष को मालूम है कि क्या होना, और यही कारण है कि गंभीरता सदन से गायब है, जबकि पूरा मामला इतना गंभीर है और केवल भारत तक सीमित नहीं रहा ये मामला, विदेशों तक पहुंचा है मामला। क्योंकि वीडियो जो वायरल हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा था कि मैं शर्मिंदा हूं। तो वो मुश्किल कारण, सबसे बड़ा कारण ये था कि वो विदेशों तक वो वीडियो पहुंची। और जब इतना बड़ा गंभीर मामला है तो इनको परिपक्व नेता को सामने लाना चाहिए। लेकिन जय जी, मैंने ऐसे ही कार्यक्रम में शायद आपसे ही बात करते हुए कहा था कि हमारे यहाँ वीडियो तो 19 जुलाई को आता है, लेकिन विदेश में यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, वहां का इंटेलिजेंस इंडिया से सारी खबरें ले चुका है, उनको सब पता है। हमारे भी देश के खुफिया एजेंसियों को सब पता है। जब पुलिस से खींच करके महिला को ले जाया जाता है, उसके नग्न परेड होती है, सब कुछ होता है, सबको सब पता है, लेकिन हमारे देश में छिपाया गया, बताया नहीं गया। नहीं तो यूरोपीय यूनियन इसको इतनी गंभीरता से ले रहा था, छोटी मोटी बात तो होगी नहीं भाई। वो यूरोपीय यूनियन अपनी सदन में बात कर रहा है, हम अपने यहाँ कुछ चर्चा तक नहीं करने दे रहे हैं। अमेरिका में बात हो रही है, सब जगह बात हो रही है। ये बात मैंने पहले भी चर्चा में कही और आज फिर दोहरा रहा हूँ जब आप ये बात कह रहे हैं। जी निश्चित ही मामला बड़ा गंभीर था। सबसे बड़ी बात यह कि गंभीर मामला होने के बाद एक नारी से जुड़ा मामला था जिसको इस देश में सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया। हम तो अपने देश को भी एक नारी के रूप में देखते हैं, उसको भारत माता कहते हैं। तो बड़ा गंभीर मामला था, इस पर गंभीर चर्चा होना थी, चाहे पक्ष हो विपक्ष दोनों को काफी गंभीर रहना था। लेकिन मैंने बताया ना कि जिस तरीके से उसको पेश किया जा रहा है कि परिपक्व नेता उसको पेश नहीं कर पा रहा है, तो यही कारण है कि जो सत्ता पक्ष वो तो चाहता है कि ऐसे दलीलों को जिसमें हम बदनाम हो रहे हैं, हम सामने लाए। चौधरी साहब के पास आपकी बात से लेकर के आप भी कह रहे हैं कि माता और भारत माता और महिला
सब आपस में संबंध जोड़ रहे हैं। और भारत माता की हत्या हुई है अगर ये बोलते हैं मणिपुर में, तो इसको ये बोलना राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं लोग कि भावावेश में बोल रहे हैं, कम गंभीर बात बोल रहे हैं। लेकिन जयेश जी, आप भी जब बात कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है आप बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी यही बात बोल रहे हैं सदन में, तो दूसरों को लग रहा है कि कम गंभीर बात कर रहे हैं। तो चौधरी साहब, आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आपने वो बात कही थी कि सरकार को तो चिंता ही नहीं है, हमारे पास तो बहुमत है और उस बहुमत के रहते हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता, हम नहीं देंगे जवाब, हमको जैसे मस्करी करना करेंगे, राहुल गांधी का मजाक उड़ाएंगे, राहुल गांधी को बुद्धू बताएंगे, हम नहीं सुनेंगे। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट है आप, म्यूट। ऐसा कौन सा लीडर है सत्ताधारी, सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, जिसने कभी ना कभी ये नहीं कहा हो जी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या और भारत माता की हत्या होने में क्या अंतर है? कोई बता सकता है ये बात? अरे भारत माता की हत्या, अगर मणिपुर का टुकड़ा मान लो भारत से अलग हो गया, आज 3.5 महीने से ऊपर मणिपुर जल रहा है, वो हत्या नहीं हो रही है तो और क्या हो रहा है? अगर मणिपुर राज्य मान लो हमारे देश से निकल जाए, जैसे पहले पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, तो वो भारत के टुकड़े ही हुए ना। बिल्कुल। भारत के टुकड़े होने में और भारत की हत्या होने में क्या अंतर है? और आप जो भी आपके पास है, जो आज धरती आपके पास है भारत की, उसको आप बचा के क्यों नहीं रख पा रहे हैं? सवाल ये है कि झगड़ा क्यों है? उसने क्या शब्द बोल दिया, क्या शब्द नहीं बोल दिया, वो तो राहुल गांधी तो एक अकेला इंसान है ना। राहुल गांधी तो भारत माता नहीं है। राहुल गांधी की तो हमें प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए कि अगले को कुछ तो समझना है। राहुल गांधी जितना 4000 किलोमीटर आप पैदल चल के दिखाइए ना, उसको कोई भारत माता से कोई प्यार था, प्रेम था, संवेदना थी, तभी तो चला वो। और कौन सा लीडर चला उसके सामने? आज सत्ताधारियों से 400 किलोमीटर ही चलवा के दिखा दीजिए, आप 40 किलोमीटर ही चला के दिखा दीजिए। खाली बोलना आता है, बिना 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 तर्क की बात करनी आती है खाली। अरे आप इनको अपना आदमी क्यों नहीं समझते? विपक्षियों को ये सत्ताधारी अपना आदमी क्यों नहीं समझते? और जो पहले दिन जैसे वो संसदीय कार्यकारी जो मंत्री होते हैं, वो किस तरह से 40 मिनट तक मजाक उड़ा रहे थे इन विपक्षियों का। उनका काम होता है कि सत्ता में और विपक्ष वालों के बीच में तालमेल बना के रखना, ना कि विपक्षियों का मजाक उड़ाना। जब उनको बात तक करनी नहीं आ रही है, संसद में बैठ के भी गंभीरता से बात नहीं करते हैं, आपने एक जनमत का मजाक उड़ा रहे हैं ना। वो विपक्षियों का मजाक नहीं उड़ा रहे, वो उन मतदाताओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि जिन मतदाताओं के उनको परवाह ही नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है, इनको कोई चिंता नहीं है कि कल को भविष्य के अंदर अगर कोई ऐसी राजनीति बदल गई जिससे मतदाताओं का सम्मान करना पड़ेगा आपको, फिर क्या करोगे? यदि मान लो आज सत्य बहुमत की राजनीति होती, क्या बात करते ये लोग? किस मुंह से बात करते? खाली आप एक शब्द को पकड़ के बैठ गए कि उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे शब्द बोल दिया। चलो भाई, आप ऐसा कोई गंभीर नेता लिया हो विपक्ष के अंदर। और सबसे पहले तो जो गोगोई साहब ने जो 40 मिनट तक भाषण दिया था, उसकी तो प्रशंसा सबने करी है, सारे मीडिया ने भी करी है। बताओ किसने उसकी प्रशंसा नहीं करी? उसने तो बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी थी ना, सारी मणिपुर के ऊपर भी रखी थी और भी समस्याएं रखी थी। खाली एक राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया तो पता नहीं क्या जुल्म हो गया। अरे राहुल गांधी ने जो जिस तरह से भी बोला, वो राहुल गांधी ने कोई उसका बोलने का कोई ऐसा तो नहीं था ना कि भाई वो पता नहीं क्या ऐसा अपमान करना चाह रहा है किसी का, ऐसा तो नहीं बोलना चाह रहा वो। तो जो उसकी भावना थी, एक बात और है चौधरी साहब, अमित शाह जी बोल रहे हैं कि मणिपुर में मुख्यमंत्री का इस्तीफा
क्यों लिया जाए? एक तो वो कोऑपरेट कर रहे हैं, एक तर्क उनका ये है। दूसरा तर्क है कि वहां जो हिंसा हो रही है वो परिस्थिति जन्य हिंसा है, इसमें वो क्या कर सकते हैं? उनका भाव ये है, ये लाइन अंडर ब्रैकेट समझिएगा, उसमें वो क्या कर सकते हैं जब वो कहते हैं परिस्थिति जन्य हिंसा है, इसका मतलब वो फिर यहां भी बचाव कर रहे हैं। जी, तो अगर मान लो इसी तरीके की परिस्थिति जन हिंसा हो रही है, तो आज वो मणिपुर में हो रही है, फिर हरियाणा में हो रही है, फिर और दिल्ली में हो रही थी, तो सारे देश के अंदर ऐसे हिंसा होती रहेगी, तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है सरकार की, अपने आप हिंसा होगी, अपने आप रुक जाएगी। ये लगभग वही बात है चौधरी साहब कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में जो राइट्स हुए थे, तो यही बीजेपी के नेता बोला करते थे कि ये हिंदुओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, बोला करते थे। आज कह रहे परिस्थिति जन्य हिंसा है। दोनों में भाव लगभग एक ही है, शब्द थोड़े अलग है। अब कुल मिला के बात ये है जी कि आप आज कल का दिन निकल गया, आज का दिन निकल गया, और कल का दिन और निकलेगा ऐसे ही, और आपका निर्णय कुछ होने वाला नहीं है। ये अविश्वास विश्वास में बदल जाएगा, और इसी तरीके की आरोप प्रत्यारोप के अंदर समय बीत जाएगा, और लोग ये तमाशा देखते रहेंगे ऐसे ही। लेकिन इसका ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि भविष्य के अंदर कभी इस तरीके की समस्या ना हो। बात तो ये है, हमें ऐसे समाधान के ऊपर आना चाहिए कि जिससे कि भविष्य के अंदर हमें ऐसी वाद विवाद या ऐसी डिबेट करनी ना पड़े संसद के अंदर, और हम वाकई एक सच्चे लोकतंत्र की ओर आगे बढ़े। अरे जब लोकतंत्र की हत्या हुई तो भारत की हत्या हो गई, बात तो एक ही है, उसमें क्या फर्क पड़ा उसके अंदर? जी हम सब कह रहे हैं हमारे भारत माता की हत्या होनी चाहिए। जी, मैं अब ओम जी के पास आना चाहता हूँ। ओमनाथ जी, भारत माता की हत्या होना, लोकतंत्र की हत्या होना, और मणिपुर में जो कुछ हुआ उसको लोकतंत्र की हत्या और भारत माता की हत्या ना बोले तो क्या बोले? राहुल गांधी ने क्या गुनाह कर दिया? देखिए, राहुल गांधी कोई गुनाह नहीं किए हैं। वो एक बात अपने तरीके से रखे हैं, और वो क्या ये सच नहीं है कि मैंने मणिपुर में हत्या हुई है, लोगों के घर जले हैं, लोग मैंने दर दर भटक रहे हैं, कैंपों में लोग पड़े हुए हैं, ये सच नहीं है? तो उसका जवाब आने के बजाय ये मुद्दा डाइल्यूट करने के लिए, भटकाने के लिए ऐसे ऐसे आपको वो जवाब मिलेगा। लेकिन मेन है कि वहाँ आखिर 90 दिन तक, ये 90 दिन से ज़्यादा ये हिंसा चल कैसे रही है, उसको चला कौन रहा है, इसका जवाब नहीं मिल पाया प्रेम जी। उसको फंडिंग कहाँ से आ रहा है, किसके इशारे पे कर रहा है? अभी 90 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन मास्टरमाइंड आप नहीं पकड़ पाए। तो ये सब बातें होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा भटकाने के लिए, लेकिन मुद्दा राहुल गांधी सही उठाए हैं, और इसका हम समर्थन करते हैं कि अब वो बोलने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन मणिपुर पे चर्चा होना ये बहुत अच्छी बात है। जी, मैं आता हूँ विकास जी के पास। विकास जी, क्या समाधान है? विकास जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी। देखिए सर, हमारा अभी जो आप कह रहे थे कि परिस्थिति जन्य ये स्थितियां हैं, लेकिन हमारी देश की जो परंपरा है वो प्रेम प्यार से रहने का, सौहार्द का है, परोपकार का है। लेकिन ये जो सरकार है ये ज्यादा हिंसा को बढ़ावा दे रही है, जाति धर्म में बंटवारा कर रही है। तो इस बात को कैसे कहा जा सकता है कि परिस्थिति जन्य है? हमारी तो ऐसी संस्कृति नहीं है, ये तो संस्कृति और कल्चर को भी खराब कर रहे हैं। तो लोकतंत्र, वाकई ये लोकतंत्र, हमारा जो लोकतांत्रिक देश है और जो हमारी संस्कृति है वो ऐसी कभी नहीं रहना, हमारा इतिहास रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ समाधान के तौर पे, समाधान जब तक लोगों का आपसी विश्वास बढ़ेगा, जब तक राजनीति हमारी वैसी बनेगी, तब तक ये विश्वास बनेगा नहीं। ये जो हमारा सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें लोगों का एक होना, लोगों की एकता बन ही नहीं पा रहा है।
क्योंकि लोगों के वोटों का महत्व और कोई भूमिका नहीं बन पा रही है। सभी लोग, ये जो पार्टियां हैं, जाति धर्मों में बंटवारा करके उसकी राजनीति कर रही है। यही इसका इस समस्या का कारण है। और इस समस्या का समाधान ऐसे हम देखते हैं कि जब लोगों की भूमिका बनेगी, लोगों के वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था का हम के तहत सरकार बनाएंगे, तो सभी में आपसी विश्वास होगा, प्रेम प्यार होगा, फिर ये जाति धर्मों का बंटवारा नहीं होगा और सबके बहुमत से, वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी। तो कहीं आपको मणिपुर जैसी और नूह जैसी स्थिति बनने की आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। यही मेरा कहना है। जी 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 राजीव जी, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता की आवाज सदन में उठे, ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाए और सदन में संजीदगी से आवाज तक न उठे, तो इसका मतलब है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ में बहुत जबरदस्त कीड़ा लग चुका है कि जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ सरकार ही क्यों, मान लीजिए आज विपक्ष आवाज उठा रही है, सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन कई स्टेट्स इसी देश में विपक्ष शासित भी होते हैं, वहां भी यही विपक्ष के दल सत्ता में होते हैं, वहां उसका चरित्र लगभग वही हो जाता है, वो भी नहीं सुनती है। तो उसको भी सुनने के लिए मान लीजिए राष्ट्रीय असेंबली है, सदन है, राज्यसभा है, वहां सुना तो जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा में आया, राज्यसभा चल रही है, राज्यसभा में भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 267 के तहत बात नहीं होगी, हम चर्चा करने नहीं देंगे। यही अन्ना प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी थोड़े समय अपना भाषण देकर के चले गए, वो कम समय देते हैं। तो पूरे अभी 2 दिन बीत चुका है, कोई बताए कि प्रधानमंत्री जी ने कितना समय दिया, कितने दिन देर तक सदन में रहे। राज्यसभा में भी वो वक्त नहीं दे रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव में भी नहीं दे रहे। तो क्या ये सब इसलिए नहीं है कि सब कुछ सेट लगता है, सांसदों से चुनी हुई सरकार बनी हुई है, गिरने वाली तो है नहीं, जो होना है होने दो। हाँ, ये इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जब आपके दिमाग में ये है कि सारा कुछ सेट है, हमारा इतना प्रतिशत वोट जो है 33% हमको वोट जो है विधानसभा में, हर लोकसभा क्षेत्र में और पूरे देश के मानस पटल पर पूरे देश में हमको इतना वोट लेना है, छोटा सा चंक, और उसकी सारी तैयारी है। अब जैसे आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो मणिपुर के बारे में जितनी आलोचना की जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उतनी कम है। यदि कोई भी मणिपुर की घटना को लेके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बचाता है तो वो पाप का भागीदार है। लेकिन यहाँ पर यह है कि लोग सुन क्यों नहीं रहे, सरकार सुन क्यों नहीं रही है। तो इसमें नंबर 1 बात यह है कि हमारा जिस तरह का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और खासकर जो लोकतंत्र में जो कमी है, वो एक मुख्य कारण है इसका। और दूसरा, हम इससे असहमत नहीं हो सकते कि विपक्ष भी है। विपक्ष को जिस मजबूती से, जिस स्ट्रेटजी के साथ चीजों को उठाना चाहिए, वो उस स्ट्रेटजी के साथ नहीं उठाती है। उसको भी वही रहता है कि हमें इतना प्रतिशत वोट चाहिए, हम इस पार्टी को हरा देंगे, अगली बार सत्ता में आएंगे। आप यदि किसी चीज को, अब एक उदाहरण देते हैं, इससे आप समझ पाएंगे। कमलनाथ साहब जो हैं वो अभी चमत्कारी बाबा करके कांग्रेस और सब विरोध करते हैं। अभी बागेश्वर धाम का एक अभी बहुत चर्चा में है कि कमलनाथ साहब जो है वो उनके सामने नतमस्तक है। क्यों आपने अपना स्टैंड क्यों बदल लिया? इसलिए बदला ना क्योंकि आपको भी पॉलिटिक्स की, मतलब वोट की डर है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, जो आप जो कह रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र का जड़ जो है वो गड़बड़ है, इसलिए हम इस बात से शुरू से इस बिंदु पर सहमत हैं कि हमारे लोकतंत्र में बदलाव की जरूरत है। आपके बगल में जो बैठे हैं सत्यदेव चौधरी साहब, इनका एक कॉन्सेप्ट है सत्य बहुमत पार्टी का कि अधिक से अधिक लोगों का मत होना चाहिए। ये प्रयोग यदि सफल होता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। ऐसे प्रयोग का लोकतंत्र में स्वागत होना चाहिए, मजबूती के साथ समर्थन होना चाहिए, हमें आपको समर्थन करना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि हमारे देश की जो जनता है वो चीजों को समझती जल्दी नहीं है, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन उन नई चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होता है। युवा जो है वो तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जैसे जैसे आप एज ग्रुप में आगे बढ़ते जाते हैं उनको थोड़ी समस्या होती है। तो ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको आगे लेके चलने की जरूरत है। एक बात ये है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी कोई नई चीज होती है
उसको बहुत ही केयरफुल होके और बहुत ही सोच विचार के, बहुत ही सतर्कता के साथ आगे लेके चलने की जरूरत होती है, तभी उसमें जो है हम सफल हो पाते हैं, मेरा यही कहना है। जी जी, तो चर्चा को भी विराम देने का वक्त है। राजीव जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि लोकतंत्र की जड़ जो कमजोर हो गई है उसको मजबूत करने की जरूरत है, और मजबूत करने का जो तरीका है वो सत्य बहुमत का हो सकता है, जिसमें मतदाताओं के बहुमत वाली सरकार को चुना जाए। ऐसा देश में ऐसी व्यवस्था हो ताकि कोई सरकार ये मान करके उद्दंड बनी न रहे कि हमारी सरकार तो कोई गिरा ही नहीं सकता, चाहे जितने अविश्वास प्रस्ताव ले आओ। मणिपुर का तो हम बोल नहीं सकते, मैंने संसद की चौखट के बाहर बोल दिया, सदन में तो मैं नहीं बोलूंगा। इस भावना के साथ में कोई सरकार नहीं रहे। तो आज की चर्चा को यही विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। सत्यदेव चौधरी जी, विकास कुमार जी, राजीव रंजन जी, जयेश कुमार जी और ओमनाथ जी, आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और